जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशियो कल्चरल पॉलिसी टिल 1857, मतलब 1857 1857 तक प्रशासनिक संगठन एवं सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां। राइट भी अब हम बेसिकली इस लेक्चर में ये देखेंगे कि भाई ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर, देखो हमने ये तो देख लिया कि राजपाट शुरू कर चुके हैं, अब यहाँ का जो प्रशासन है उस पर कैसे काम किया इन्होंने, है ना, लोगों को कैसे संभाला, और यहाँ पर जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो नीतियाँ हैं वो क्या क्या थी उनके बारे में हम लोग जानेंगे। आपको बता दूँ ये पूरा जो टॉपिक है वो हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आज पहला पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा, यानी कि पूरा का पूरा टॉपिक हमारा 3 पार्ट्स में कवर करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तीनों का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रशासन। अब भाई आपने भारत पे कब्जा तो कर लिया, अलग अलग जो एरियाज हैं इंडिया के उन पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन वहाँ की जनता के ऊपर नियंत्रण भी तो रखना पड़ेगा ना ब्रिटिशर्स को। ठीक है, प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, राजा रजवाड़ों को पेंशन भी दे रहे हैं, लेकिन क्या किया इन्होंने कि भाई जिससे जो है ना विद्रोह ना हो इनके खिलाफ। राइट, उसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बेसिकली शुरू शुरू में इनका जो कंसर्न था, इनकी जो चिंता थी वो थी कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या जो है कमाना है, मुनाफा कमाना है व्यापार के थ्रू। सबसे पहले इनकी चिंता यही थी। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने क्या किया, भारत के अलग अलग एरिया पे कब्जा किया ना, अब इनके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका था कि भाई अब हमने एरिया पे तो कब्जा कर लिया, मुनाफा हम कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो लोगों के ऊपर जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी हमें क्या करना है, बेहतर करना है, ताकि किसी भी प्रकार का विद्रोह हमारे खिलाफ ना हो। राइट, तो हुआ क्या, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कमर्शियल बॉडी की तरह काम कर रही थी, है ना, व्यापार के पर्सपेक्टिव से, भाई हम से व्यापार करेंगे। ठीक है, जिसका मकसद, मेन मकसद क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना था। राइट, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो ब्रिटिश क्राउन और जो पार्लियामेंट थी ब्रिटेन की लंदन के अंदर, जो कि क्या ना हज़ारों मील दूर बैठी थी, तो उनको उनको भी खुश करना है, उनको भी पैसा पहुंचवाना है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि आप एक तो देखो इंडिया के अंदर अपना व्यापार देखो, ऊपर से लंदन के अंदर जो ब्रिटिश क्राउन यानी कि इंग्लैंड की महारानी और जो संसद बैठी है उनको भी खुश करके चलना है, उनको शेयर देना है। अच्छा, दूसरा क्या है, यहाँ के जो लोकल राजा हैं उनको भी पेंशनें देनी है टाइम टू टाइम प्रॉपर। तीसरा नेक्स्ट क्या था कि भाई जो जनता है उनको भी संभाल के रखना है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारी कह सकते हो ना, एक चारों तरफ से मुसीबतें आ रही हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से। हालांकि सब पॉजिटिव एक्सपेक्ट में ही है, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने किया क्या है ना, आप लोगों को पता होगा 1757 में जब इन्होंने प्लासी का युद्ध जीत लिया, 1764 में इन्होंने बक्सर का युद्ध जीत लिया, देन ब्रिटिशर्स का पूरी तरह से ईस्टर्न और जो नॉर्दर्न इंडिया था उस पर क्या हो चुका था, होल्ड हो चुका था, पूरी तरह से उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और अगर आपको याद हो, हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई तो क्या लाया गया था, द्विशासन, याद है, द्विशासन, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें क्या था कि भाई व्यापार हम लोग संभालेंगे और प्रशासन तुम लोग संभालोगे। जब वो जो नवाब थे उनको कहा गया कि आपको पेंशन मिलेगी, आप सिर्फ नाम के राजा रहेंगे, बस आप जनता को संभालो, और व्यापार कौन संभालेगा, हम संभालेंगे। राइट, एक बार इसके ऊपर नज़र मार लेते हैं, हम पहले वैसे पढ़ चुके हैं। डबल और ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, हिंदी में क्या बोलेंगे, बंगाल में द्वैशासन, है ना, द्वैशासन। इसमें क्या था, 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल के क्या बनकर निकले, सुपर मास्टर्स, है ना, सुप्रीम मास्टर, कि भाई यही हैं जो भी हैं अब। राइट, और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो नवाबों से किसके पास आ चुकी थी, कंपनी के पास, क्योंकि नवाब तो सिर्फ अब क्या थे, नाम के ही थे, नाम के ही थे। यानी कि अब हुआ क्या है, कंपनी ने क्या किया, जो बंगाल था उसके ऊपर अपना पूरा मोनोपोली कर लिया, पूरा मोनोपोली, कि भाई अब तो हम ही करेंगे यहाँ पे जो भी करेंगे। और यहाँ के जो नवाब थे, जो सूबेदार थे, वो बस क्या बन के रह गए, टूथलेस टाइगर्स। क्या बन के रह गए, टूथलेस, भाई ऐसे बाघ जिनके दांत ही नहीं है, ऐसे शेर जिनके दांत ही नहीं है, ऐसे शेर बन के रह गए। ऑब्वियस सी बात है, कहानी को आप रिलेट करके देखिए, है ना। ब्रिटिशर्स कह रहे कि लो पकड़ो पैसे, चलो आराम से बैठे रहो यहाँ पे,
और क्या था, कंपनी ने क्या किया, जो दीवानी जो ऑफिस था उसका चार्ज अपने अंडर ले लिया, निजामत जिसके अंडर पुलिस और जुडिशियल यानी कि न्यायिक पावर्स थी वो सारी अपने अंडर ले ली, लेकिन उसके लिए क्या नॉमिनेट कर दिया, नायब सूबेदार। ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं ड्यूल गवर्नमेंट के बारे में, अगर आपको याद हो तो। राइट, समझ आ रहा है ना इतना। उसके बाद क्या था, इसी चीज को क्या कहा गया, द्विशासन कहा गया। बंगाल के अंदर लोगों का तो डबल एक्सप्लॉइटेशन हुआ। कैसे, एक तो कंपनी एक्सप्लॉइट करती थी उनको, ठीक है, कि इतना टैक्स दो भाई, इतना टैक्स लगा दो, बारिश नहीं हुई चाहे जो भी हुआ हो, नहीं हमें तो इतना टैक्स चाहिए। दूसरा, जो नवाब जो सिर्फ नाम का राजा बिठाया गया था, जिसको कहा गया था कि तेरे को प्रशासन संभालना है, उसके जो अधिकारी थे वो भी जनता पे अत्याचार करते थे। तो आप टेक्निकली कह सकते हो कि बंगाल की जो जनता है ना वो दोनों तरफ से पिस रही है। इधर से ब्रिटिशर्स उनको जो है परेशान कर रहे हैं, और उधर से नवाब के जो अधिकारी हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, वो उनको परेशान कर रहे हैं। राइट, उसके बाद उसी टाइम पर ये लाइन मैंने आपको पहले भी बताई थी, ब्रिटिशर्स को इतना मुनाफा हो रहा था, इतना मुनाफा हो रहा था कि उन्होंने ब्रिटेन से बुलियन का आयात करवाना बंद कर दिया। बताया था बुलियन ये भी एक गोल्ड की तरह मेटल होता है, बहुत ही प्रीशियस मेटल है, गोल्ड की तरह मेटल होता है। तो पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बुलियन को जो है ब्रिटेन से मंगवाते थे, ठीक है, अगर उनको पैसों की जरूरत वगैरह कुछ भी पड़ती थी। अब वो इतना पैसा कमा रहे थे ब्रिटिशर्स कि उन्होंने क्या किया, बुलियन को ही मंगाना बंद कर दिया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिकली। राइट, उन्हीं दिनों में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी, दैट वाज बंगाल फेमाइन ऑफ 1717। एग्जाम के अंदर कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि बंगाल का अकाल कब पड़ा था, तो 1770 में। बंगाल फेमाइन, फेमाइन मतलब अकाल, इतना अकाल पड़ा था भाई 1770 में, इतना ज़्यादा अकाल पड़ा था, इतने बुरे हालात हो गए थे कि लगभग 1/3, 1/3 जो जनसंख्या थी ना बंगाल की वो मर चुकी थी भूख की वजह से। सिर्फ भूख की वजह से 1/3 जनता जो है वो मर चुकी थी। कमाल की बात यह है कि उस टाइम पर जो कंपनी थी, ठीक है, जो कंपनी थी या फिर मैं कहूँ जो नवाब था, ठीक है अभी अकाल पड़ा, ठीक है, वो प्राकृतिक कारणों की वजह से पड़ा, लेकिन कंपनी और नवाब ने बंगाल के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। कमाल की बात यह है कि उनको दिख रहा है कि 1/3 लोग मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो ध्यान रखना। यहाँ पर यही है लिखा हुआ जो भी मैंने आपको बताया कि 1770 में जो है बहुत ही बड़ा जो है ना बहुत ही भयानक अकाल पड़ा था बंगाल के अंदर, जहाँ पर 1/3, 1/3 जो जनता थी वो भूख के कारण जो है क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। प्राकृतिक कारणों की वजह से हालांकि ये अकाल पड़ा था, लेकिन इसको रोकने के लिए, इसी गंभीरता को कम करने के लिए कंपनी या नवाबों ने कोई भी कदम नहीं उठाया था। उन्होंने कहा कि भैया लोगों को मरने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब भैया इतना सब कुछ हो गया, ठीक है, अकाल पड़ गया, ठीक है, जनता परेशान चल रही है, नवाब के बंदे नवाब के जो ऑफिशियल्स हैं वो परेशान कर रहे हैं। इन सब को देखते हुए जो वारेन हेस्टिंग्स उसने क्या किया, 1772 में द्विशासन को खत्म कर दिया। तो हम इसके बारे में पहले जान चुके हैं। द्विशासन किसने शुरू किया, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, याद है। और ख़त्म किसने किया, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अच्छा, उस टाइम पर जो बंगाल था ना, बंगाल सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड प्रांत था, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड, यानी कि यहीं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। ठीक है, यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी, ठीक है, जो कपड़ा उद्योग था बंगाल के अंदर, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यों, क्योंकि जब ये जो कपड़ा फैक्ट्री थी, ठीक है, ये जो कपड़ा उद्योग थे, इनके अंदर जो मजदूर और जो शिल्पकार काम करते थे ना, उनको बहुत ही कम तनख्वाह मिलती थी, बहुत ही ज़्यादा कम, इतनी कम कि उनका गुजारा भी नहीं हो पाता था। लेकिन उस फैक्ट्री से जो माल यानी कि जो प्रोडक्ट बन के निकलता था, उसको ये ब्रिटेन के अंदर बहुत ही ऊंचे दामों पे बेचते थे। देखो भी, आप उनको जो है ना रुपए दे रहे हो एक, और वहाँ उन्होंने जो कपड़ा बनाया, उन्होंने जो उद्योग के अंदर जो कपड़े तैयार किए, उनको आप जाके बेच रहे हो हज़ार हज़ार रुपए में। तो सोचो कितना डिफरेंस है। यानी कि जिन्होंने बनाया उनको तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं और खुद सारा का सारा मुनाफा कमा रहे हैं। राइट, उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मीनवाइल उन्हीं दिनों में जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने लंदन में संसद के अंदर जो है बहुत सारे अलग अलग क्या किए थे, उस टाइम पे कानून पारित किए थे, अधिनियम पारित किए थे, एक्ट पारित किए थे उस टाइम पे। ठीक है, अब एक एक करके आएंगे एक्ट आगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई अलग अलग एक्ट कहाँ से पास होते थे, ब्रिटेन की संसद से। उनमें जो सबसे पहला आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773,
ठीक है, ये सबसे पहला इंटरवेंशन था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। इंटरवेंशन का मतलब होता है कि भी बीच में आना, है ना, बीच में आना किसी के। तो पहले क्या था, कंपनी को पूरा अधिकार था भारत पे, वो कैसा भी कुछ भी करे, लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन आ रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, और ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कह सकते हो हल्का सा कह सकते हो कंट्रोल करने के लिए जो है इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, आप लोग पॉलिटी में पढ़ते भी होंगे, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी के तहत भारत के अंदर पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ ले, तो हालांकि हम इसको पॉलिटी में डिस्कस करते ही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अंडर कंपनी, कि भाई सरकार ने क्या किया, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या था एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने। तो उन्होंने क्या किया, भारत को ना 3 प्रेसिडेंसी में बांट दिया, 3 मुख्य एरिया में बांट दिया। एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, एक था मद्रास और एक था बॉम्बे। याद रखना, कई बार सीधा पूछ लेता है तीनों का नाम। तो बंगाल, उसके बाद मद्रास और उसके बाद बॉम्बे। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी, बंगाल। क्यों, क्योंकि बंगाल वाले सीट पर ही कौन बैठता था, गवर्नर जनरल। कौन बैठता था, गवर्नर जनरल। मद्रास में कौन बैठेगा, गवर्नर। बॉम्बे में कौन बैठेगा, गवर्नर। लेकिन बंगाल में कौन बैठेगा, गवर्नर जनरल। तो ये दोनों के दोनों गवर्नर, जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर हैं, ये दोनों किसके अंडर काम करते थे, गवर्नर जनरल के अंडर काम करते थे। तो तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी कौन सी थी, तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी बच्चों बंगाल की प्रेसिडेंसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट जो हमें जानना है वो जानना है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, अब ये क्या था, देखिए ये बेसिकली इंग्लैंड में था, एक ग्रुप था जो कि ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर 24 डायरेक्टर होते थे। डायरेक्टर को हिंदी में बोलते हैं निर्देशक। ठीक है, तो 24 निर्देशक होते थे इसके अंदर, जिनको ये कहा गया था कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मामले हैं ना, उन पे नज़र रखो, उनके बारे में हर एक चीज़ की अपडेट रखो। भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मैटर्स हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उनके ऊपर आप नज़र रखेंगे, ये 24 बंदे, राइट। और ये 24 बंदे कितने साल के लिए चुने जाते थे, बेसिकली 4 साल के लिए चुने जाते थे। क्लियर। उसके बाद गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके बारे में क्या कहता है, कहता है कि ये जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में बेस्ड थी, बंगाल के अंदर थी ये जो काउंसिल थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ बैठते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठते थे कहाँ पर, लंदन के अंदर। लेकिन गवर्नर जनरल काउंसिल कहाँ पर थी, तो ये थी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, राइट। इनको जो है सिविल और मिलिट्री दोनों पावर्स दी गई थी, सिविल और मिलिट्री दोनों पावर्स दी गई थी इनको। ठीक है, और जो 2 प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और मद्रास, वहां पर कौन बैठता था, गवर्नर बैठता था। सिंपल सी बात है। अच्छा, वैरन हेस्टिंग की बात करें तो वैरन हेस्टिंग जो है पहले क्या बने थे, बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। वैरन हेस्टिंग 1773 में बंगाल के क्या बने थे, पहले गवर्नर जनरल बने थे, और बाद में उनको बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर की जो पावर थी वो भी उन्हीं के अंडर जो है कर दी गई थी, राइट। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो जवाब क्या होगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम था वैरन हेस्टिंग्स। क्या नाम होगा, वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने सबसे पहले क्या चेंज किया भारत के प्रशासन के अंदर, तो उन्होंने देखा कि मुगलों के टाइम से ना जो स्ट्रक्चर चलता आ रहा था, मध्यकालीन हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, वहां से जो प्रशासन का जो स्ट्रक्चर चलता आ रहा था ना, तो बोले हमें उसको जो है क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, हमें उसे आधुनिक बनाना पड़ेगा। ये जो हजारों सालों से चलता आ रहा है ना, ये सब नहीं चलेगा इंडिया के अंदर, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, आधुनिक बनाना पड़ेगा। और भारत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो प्रशासनिक संगठन है, जो भारत के अंदर प्रशासनिक संगठन है, इनको आधुनिक बनाने के लिए जिन 2 बंदों का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वो है एक तो वैरन हेस्टिंग्स और एक कॉर्नवालिस। वैरन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस, इन्हीं 2 बंदों ने क्या किया, सबसे ज्यादा काम किया प्रशासन को आधुनिक बनाने के अंदर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई जो कंपनी थी, कंपनी को अब और अथॉरिटीज उनके पास पूरी थी। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो अफेयर्स थे, प्रशासनिक जो मामले थे, अब ये नवाबों से नवाबों को ना कंट्रोल करवाते हुए अब कंपनी क्या कर रही थी, खुद जो है इन सब चीजों को क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। और खुद को उन्होंने क्या बताया, लीडर,
क्या बताया, लीडर के, भैया अब तो हम तुम्हारे लीडर हैं। धीरे धीरे मतलब क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे जो नवाब हैं उनके, जो जिनको गद्दी पे बिठाया गया था, उनको पीछे किया जा रहा है और अब आगे कौन निकल कर आ रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यही रीजन है कि 1757 से लेकर 1757 से 1857 के बीच में ये जो 100 साल है ना, यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक फंडामेंटल चेंज देखने को मिलेगा आपको इंडियन हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इन्हीं सालों के बीच में बहुत सारे एक्ट, ठीक है, बहुत सारे कानून जो है वो पारित किए गए थे, किसके द्वारा, ब्रिटेन की संसद के द्वारा, राइट। उसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है इन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ किया है वो किया है आर्मी, पुलिस और सिविल सर्विसेज, ठीक है। आर्मी, पुलिस और जो लोक सेवा आयोग थे, ठीक है, उनके थ्रू इन्होंने लोगों क्या किया, इन्होंने भर्तियां की, ठीक है, अपने बंदे जो है ऑफिसर रैंक पे रखे, ठीक है, और जो है लोगों को नौकरियां दी। जिसके बाद क्या हुआ कि भाई इन्होंने बेसिकली आर्मी, पुलिस और सिविल सर्विसेज के थ्रू भारत की जो जनता है उसको पूरी तरह से क्या किया, इन्होंने कंट्रोल किया, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बेसिकली अब 3 चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है भारत के अंदर, ठीक है। तो उनके मेनली 3 पिलर्स हैं, कॉलोनियल रूल के 3 पिलर हैं, ठीक है। कौन कौन से, सिविल सर्विसेज, आर्मी और पुलिस, सिविल सर्विसेज, आर्मी और पुलिस। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना हम लोग इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि सिविल सर्विसेज के अंदर तहत क्या क्या हुआ, कौन कौन से एक्ट लाए गए, क्या क्या किया गया, आर्मी के अंदर क्या क्या था ब्रिटिशर्स की, और पुलिस के अंदर क्या क्या था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सिविल सर्विसेज, आर्मी और पुलिस के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आई गेस ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कल्चरल पॉलिसी टिल 1857, यहाँ पर आपको एक बेस पता चल गया होगा कि एक बेसिक चीज़ क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सिविल सर्विसेज, आर्मी और पुलिस के बारे में, ठीक है बच्चों। चलिए, इस लेक्चर में हमने अपनी नींव रख ली है इस टॉपिक की, हमने एक बेस बना लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।